चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। अयोध्या राम मंदिर पर हुई गोलाबारी, सुरक्षा में तैनात जवान की हुई मौत। किसानों को दी सौगात, धान कपास समेत 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए खोला खजाना, मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले। मोदी कैबिनेट में शामिल सावित्री ठाकुर नहीं लिख पाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो लिखा वह पढ़कर हो जाएंगे हैरान। छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज में आने वाले उर्दू और फारसी शब्द हटेंगे, गृह मंत्री ने लिखी चिट्ठी। बिहार में उद्घाटन से पहले 12 करोड़ का पुल ध्वस्त, 2 इंजीनियर सस्पेंड। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द, गड़बड़ियों की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला, सीबीआई को सौंपा जाएगा केस। नीरज चोपड़ा ने पावनूर्मी गेम्स में जीता गोल्ड, लगाया 85.97 मीटर का बेस्ट थ्रो। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान का वरिष्ठ कमांडर मारा गया, कुनार प्रांत में अज्ञात लोगों ने की हत्या। आतंकी निज्जर के लिए कनाडा की संसद में 1 मिनट का मौन, अब भारत भी देगा माकूल जवाब। 1985 बमबारी के मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नए पश्चिमी विक्षोभ ने दी दस्तक, तपती गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। अयोध्या राम मंदिर पर हुई गोलाबारी, सुरक्षा में तैनात जवान की हुई मौत। जी हां, बता दें राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान की तड़के संदिग्ध हालातों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली जवान के माथे पे लगी है। जवान कोटेश्वर मंदिर के सामने बन रहे वीआईपी गेट के पास तैनात था। राम मंदिर इस स्थान से 150 किलोमीटर दूर है। अवसर पर उसके साथ तैनात सुरक्षा कर्मी उसे तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया। तत्पश्चात उसे ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसानों को दी सौगात, धान कपास समेत 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए खोला खजाना, मोदी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले। बता दें मोदी सरकार 3.0 की बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों के पक्ष में लिया गया। मोदी कैबिनेट ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जी हां, बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। 2013 से 14 में धान का एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल था। खरीफ सीजन की दूसरी अहम फसल कपास के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसकी एक वैरायटी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7121 रुपए प्रति गांठ और दूसरी वैरायटी का 7521 रुपए प्रति गांठ कर दिया गया है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मोदी कैबिनेट में शामिल सावित्री ठाकुर नहीं लिख पाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो लिखा हुआ पढ़कर हो जाएंगे हैरान। बता दें केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही नहीं लिख पाई। उन्होंने जो लिखा वह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी सांसद पर हमला बोला है। दरअसल धार जिले में आयोजित 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए एक महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करने के बाद शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। इससे पहले रथ पर लगे फ्लैक्स पर सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना था, लेकिन उन्होंने बेटी पढ़ाओ बचाओ लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज में आने वाले उर्दू और फारसी शब्द हटेंगे, गृह मंत्री ने लिखी चिट्ठी। बता दें छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने अब छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली में उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह सरल हिंदी शब्दों को जोड़ने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी लिखी पढ़ी और बोलचाल में उर्दू और फारसी शब्दों की जगह सरल हिंदी और छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग करे, ताकि आम जनता और पीड़ित को पुलिस की कार्यप्रणाली सही रूप से समझ सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में उद्घाटन से पहले 12 करोड़ का पुल ध्वस्त, 2 इंजीनियर सस्पेंड। बता दें बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र में एक पुल भरभराकर नदी में समा गया। मामले में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन हुआ, जो 7 दिनों के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी ओर मामले पर सियासत जमकर हो रही है। बिहार के अररिया
में पुल गिरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब प्रशासन एक्शन में है। मामले में ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने एक्शन लेते हुए तत्कालीन सहायक इंजीनियर अंजनी कुमार और जूनियर इंजीनियर मनीष कुमार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस से जुड़ी एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कराते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए गए। बता दें कि मामले में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन हुआ है, जो 7 दिनों के अंदर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा हुई रद्द। गड़बड़ियों में शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला, सीबीआई को सौंपा जाएगा केस। बता दें 18 जून को ही आयोजित की गई यूजीसी नेट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द करने का फैसला किया है। जी हां, यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षा का आयोजन फिर से होगा और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी गेम्स में जीता गोल्ड, लगाया 85.97 मीटर का बेस्ट थ्रो। बता दें भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार 18 जून को फिनलैंड में पाओ नूरमी गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में दमदार वापसी की है। नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ यह इवेंट जीता। चोपड़ा इस सीजन के अपने तीसरे इवेंट में खेल रहे थे और इंजरी के कारण पिछले महीने चेकिया में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अगले महीने पेरिस ओलंपिक से पहले एक ऐसे प्रदर्शन के साथ वापस आए हैं जो उन्हें खुश करेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान का वरिष्ठ कमांडर मारा गया। कुनार प्रांत में अज्ञात लोगों ने की हत्या। बता दें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह की अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। यह प्रतिबंधित संगठन के लिए एक झटका है। टीडीपी ने बकरीद त्योहार के दौरान पाकिस्तान के साथ 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की है। इस घटना के बाद संघर्ष एक बार फिर भड़क सकता है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तानी तालिबान के शक्तिशाली मलकंद गुट के शूरा सदस्य हकीमुल्लाह को पाकिस्तान में खैर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर आदिवासी जिले की सीमा से लगे कुनार प्रांत के जिला अस्ताबाद के छगसराय में मार दिया गया। उसकी हत्या ऐसे समय में हुई है जब टीटीपी सोमवार को मनाई जाने वाली ईद अल अजहा के दौरान पाकिस्तानी सरकार के साथ 3 दिवसीय युद्ध विराम का पालन कर रहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आतंकी निज्जर के लिए कनाडा की संसद में 1 मिनट का मौन। अब भारत भी देगा माकूल जवाब। 1985 बमबारी के मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बता दें कनाडा में मंगलवार को संसद में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया है। इस बीच भारत ने भी कनाडा को माकूल जवाब देने का ऐलान कर लिया है। अब भारत भी कनाडा को उसी अंदाज में जवाब देने जा रहा है। रविवार यानी 23 जून को कनिष्क बम धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दरअसल साल भर पहले कनाडा के सरे में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। निज्जर की मौत को 1 साल पूरा हो गया है। मंगलवार को कनाडा की संसद में उसकी बरसी मनाई गई। संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 मिनट का मौन रखा। इधर भारत ने भी कनाडा को जवाब देने की तैयारी कर ली है। वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ऐलान किया है कि वो 1985 बमबारी के मृतकों को मेमोरियल सर्विस देगा। 1985 में एयर इंडिया कनिष्क एयरक्राफ्ट पर खालिस्तानी हमला हुआ था। बमबारी में 329 लोग मारे गए थे। अब इन मृतकों के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस दी जाएगी। ये मेमोरियल सर्विस 23 जून की शाम 6:30 बजे स्टैनली पार्क के सेपरली प्लेग्राउंड क्षेत्र में आयोजित होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की और। यूपी में प्री मानसून की एंट्री। कई जिलों में बिगड़ा मौसम। तेज हवाओं के साथ रात को जोरदार बारिश। बता दें सूरज की तपिश और हीट स्ट्रोक की मार झेल रहे लोगों के लिए बुधवार की रात राहत लेकर आई। मानसून से पहले प्री मानसून ने यूपी में एंट्री कर ली है। बुधवार की रात आंधी के साथ कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते चिलचिलाती गर्मी से लोगों ने राहत महसूस की। हमीरपुर, बरेली, बदायूं समेत कई जिलों में हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। हालांकि मानसून आने में अभी समय है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक अभी पश्चिमी विक्षोभ में लू चलने के साथ भीषण गर्मी की आशंका जताई है।
23 जून के बाद पूरे प्रदेश में राहत मिलने की आशंका व्यक्त की है। बता दें, बरेली की बात करें तो यहाँ सुबह से शाम तक कड़ी धूप और गर्मी उमस से लोग जूझते रहे। रात 10 बजे से मौसम ने करवट ली। प्री मानसून की दस्तक के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 5 दिन तक बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।